नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लगातार हम उत्तर प्रदेश में कवरेज कर रहे हैं, हमारी टीम पहुंची हुई है और बड़े बड़े नेताओं से हमने आपको मुखातिब कराया और बातचीत करी और पता चला कि क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं और लोग क्या सोचते हैं और नेता इस पर अपना जो छींटा कसी है, बयानबाजी है, वो किस कदर से कर रहे हैं और साथ ही यहाँ की जनता को किस नज़र से देखते हैं। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद स्टार प्रचारक कांग्रेस के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 पे। तो सर, सवाल आपसे पहला ये है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि छठा चरण हो चुका है, अब एक चरण बचा है। पहले से ही प्रियंका जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा करती रही और आम जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, व्यापारियों से सबसे मिलती रही और जनता के मुद्दे को छांटकर प्रियंका जी ने अपनी प्रतिज्ञाओं में उसको डाला। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का है। छुट्टा जानवर, उसको दाम नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रियंका जी ने कहा कि 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदने का काम करेंगे, 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदी होगी, किसानों का ऋण माफ होगा ताकि किसान जो अन्नदाता है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि नौजवान जो खाली घूम रहे हैं और लगातार नौजवान परीक्षाएं भी देने जाते हैं, उसकी पीठ में लाठियां बरसाई जाती है। तो प्रियंका जी का 20 लाख लोगों को 12 लाख पद खाली है और 8 लाख हमारी सरकार आने के बाद हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो 20 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद उसी प्रकार से लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो वो स्वावलंबी बने हैं, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ स्कूटी देने की बात है, 40% लैपटॉप देने की बात है, स्मार्टफोन देने की बात और साथ ही रोजगार में नौकरियों में 40% आरक्षण देने की बात। घरेलू जो महिलाएं हैं आज महंगाई से त्रस्त हैं, तो गैस सिलेंडर साल में 3 मुफ्त देने की बात। इलाज बहुत महंगा हो गया है और यहाँ वो सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो ऐसे में 10 लाख रुपये तक के इलाज कराने की बात। तो ये सब आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो प्रियंका जी ने उठाया है और आज पूरा जो राजनीति उत्तर प्रदेश की वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सर, आपकी जो छवि है जिस तरीके से परिवर्तित हो रही है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और लगातार चुनावी कैंपेनों में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संगठन है आपको एक पर एक उतार रही है, चाहे वो असम हो, पश्चिम बंगाल हो और अभी उत्तर प्रदेश हो। इस तरीके से आप मुख्यमंत्री से आप राष्ट्रीय एक मतलब चेहरा बनकर कांग्रेस की तरफ से उभर रहे हैं, इसको किस परिदृश्य में देखा जाए 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, एक प्रयोग हाईकमान ने किया, मतलब एक तो क्षेत्रीय नेता होते हैं, दूसरा राष्ट्रीय नेता होते हैं। तो जो क्षेत्रीय जो नेता है उसको भी अलग अलग राज्यों में भेज के जिम्मेदारी देने का एक प्रयोग उन्होंने किया। जैसे मुझे झारखंड भी भेजा गया, महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र भी भेजा गया, आसाम भी भेजा गया। तो उसी प्रकार से सब नेताओं एक प्रयोग उन्होंने किया, जिसमें वो आकलन तो हाईकमान ही करेगा इसमें कितना लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये उनका विषय है। लेकिन इस प्रकार से प्रयोग किया जिसके फिर मुझे जिम्मेदारी मिली। आपने सर विकास की बात की कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार हमने बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं से बातचीत की, इवन मुख्यमंत्री से बातचीत की। उनका कहना है कि विकास होगा कब? जब आप अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, अपराधियों को उनका गिरेबान पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, पिंजरे में डालेंगे, तभी तो विकास होगा ना। जब ये माफिया बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? तो हमने वो काम किया और इसीलिए जनता हमको चुनेगी। देखिए, किसी भी सरकार की, लोकप्रिय सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखे। तो एक पार्ट है, पूरी गवर्नमेंट की काम नहीं है, ये एक हिस्सा है जो सभी राज्य सरकारें करती है। लेकिन उसके साथ साथ आपके लोक कल्याणकारी योजनाएं आपके पास क्या है? बताने कुछ नहीं। 5 साल में आपने क्या किया? आपने कहा था 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी होगी, नहीं हुआ। किसान धान जो 1950 रुपए समर्थन मूल्य है 1100 रुपए में बेचने के लिए बाध्य है, मतलब कीमत आधी होगी, फिर दुगुना कैसे होगा? गेहूं की स्थिति भी वही है, गन्ना के भुगतान नहीं हो रहे हैं। जो आपने 2017 में कहा था कि 14 दिन के अंदर में हम भुगतान कर देंगे, लेकिन आज फिर से आपको कहना पड़ रहा है कि गन्ना का भुगतान 14 दिन में नहीं होगा तो ब्याज
सहित हम देंगे। इसका मतलब आप 5 साल में दिए नहीं। उसी प्रकार से नौजवानों कहा कि 70 लाख लोगों को रोजगार देने की बात। अब वो आंकड़े 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जनता के सामने प्रस्तुत करने में असफल रही कि 70 लाख लोगों को रोजगार कहाँ मिला। महंगाई कम करने की बात कहते, महंगाई तो आसमान छू रहा है। चाहे वो रसोई गैस की बात हो, चाहे दाल की कीमत हो, चाहे सरसों के तेल की कीमत हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की कीमत हो, तो वो तो आसमान छू रहा है। और ये चुनाव 7 तारीख का मतदान होगा, उसके बाद तो आप पेट्रोल और डीजल में प्रतिस्पर्धा होगी, कौन पहले 150 छुएगा। तो महंगाई आपके नियंत्रण में नहीं है। तो आम जनता को आपने लाभ क्या दिया। और फिर जहाँ तक के बुलडोजर चलाने की बात है या बंद करने की बात है, आपने दहशत फैलाया, इनकाउंटर किया। और यहाँ घटनाएं नहीं हुई ऐसी बात नहीं। चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, हाथरस की बात हो, उन्नाव की बात हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात हो, चाहे वो इलाहाबाद की बात हो, प्रयागराज की बात हो, सब जगह कितनी घटनाएं घटी है। और सत्ता में बैठे हुए लोग किसानों के साथ ही गाड़ी चला रहे हैं और उसको आप पकड़ने में इलाहा वाला कर रहे हैं और उसके पिताजी को आप अपने साथ खड़ा करके रखें। इसी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 31 नवजात शिशु बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो जब आप सारे अपराधियों को अंदर कर लेंगे तब ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे आप? ये तो पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। तो आप अपने गोरखपुर में जहाँ मुख्यमंत्री के निवास है, वहाँ 31 बच्चे बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जब जिंदगी ही नहीं है तो आपके लॉ एंड ऑर्डर की क्या मतलब? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, परिवार वालों को उसकी लाश को सौंपते भी नहीं, उसकी अंतिम क्रियाकर्म करने में भी उसको शामिल नहीं होते। तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई, जहाँ परिवार के लोगों को आप लाश भी नहीं सौंपते? तो ये इस प्रकार के, इससे दहशत का वातावरण है, डर और भय का। इसी गोरखपुर में एक व्यापारी को पुलिस वाले गोली मार देते हैं और उसको न्याय नहीं मिलता उस परिवार को। तो ऐसी कानून व्यवस्था होती क्या? ये तो कानून व्यवस्था नहीं है। यदि कानून व्यवस्था है तो आपके अपने लोग भी यदि अपराधी हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। टेनी के आप मंत्रिमंडल में बना कर रखें, जब जान रहे हैं कि उसके सह पे उसका लड़का गाड़ी चढ़ा दिया। सर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन, इसके पीछे राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सोच क्या रहेगी? इसकी सोच सीधी सी बात यह है कि लड़कियों पे, महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। एक तो वो घटना है, दूसरी बात यह है कि आर्थिक रूप से महिलाएं सक्षम नहीं है, तो उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तीसरा ये राजनीति में उसकी भागीदारी। जब आधी आबादी है तो राजनीति में भी उसका भागीदारी होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, और उन्होंने दिया भी। एक विश्वास बढ़ा कि जो कहती है प्रियंका जी वो करती हैं, अड़ी रही, हमको 40% देना है और दे के रही उसे, तो उससे एक विश्वास जगा। और फिर दूसरी बात है कि उसे जो कॉलेज पढ़ने वाली, मतलब कॉलेज पढ़े, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे लोग, जब मानसिक रूप से आप सक्षम होंगे, शारीरिक रूप से आप सक्षम होंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। तो उसके मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है। तो स्कूटी देने, लैपटॉप देने, मोबाइल, स्मार्टफोन देने की बात, और साथ साथ घरेलू महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात, ताकि महंगाई से भी लड़। गोरखपुर के सांसद रवि किशन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास टिकट लेने के लिए लोग ही नहीं थे, मजबूरी है, इसलिए 40% टिकट इन लोगों ने महिलाओं को बांट दिए। सबसे ज्यादा आयोजन कांग्रेस के पास, सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास। और दूसरी बात यह है कि 1996 के बाद 400 सीट में लड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इससे पहले हम पूरे सीटों में लड़ते नहीं थे, पहली बार लड़े हैं और बहुत उत्साह से लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और उसका रिजल्ट देख लीजिए
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को आना पड़ा। छुट्टा जानवर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, सब में उसको आना पड़ा। सर, छोटे जानवरों का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है, ठीक है। कल हमने गिरिराज जी से बात की, उनसे भी पूछा कि सर इस पे क्यों आपकी सरकार एक्शन नहीं ले रही। देखिए, ये मुद्दा तो है, लेकिन ये चुनाव के पहले ये मुद्दे क्यों आ जाते हैं? आपने कभी सोचा है? ये मुझको कह रहे थे वो। देखिए, ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तब से ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, छोटे जानवर। हाँ, उत्तर प्रदेश में मुद्दा मतलब ये समस्या नहीं थी 2017 के पहले। उसके आप उस समय देखेंगे मॉब लिंचिंग होता था, तो यही बजरंगी है, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, जो मवेशी खरीदने बेचने जाते तो उसको पकड़ के पिटाई करते थे। तो लोग अब खरीदना बेचना बंद कर दिए। दूसरा, मवेशी बाजार बंद हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मवेशी बाजार बता दीजिए जहाँ लोग खरीदी बिक्री कर सकें। जब बाजार ही नहीं है तो बेचेगा कहाँ, खरीदेगा कहाँ? और बाजार तब चलेगा कोई बेचने और खरीदने जाए। तो जो बेचने और खरीदने जा रहे हैं उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो लोग अब फिर जो दूध देने वाले जानवर है उसको घर में रख लिए, बचत जानवर छोड़ रहे हैं। तो छोड़े, वही छुट्टा जानवर है। और इस छुट्टे जानवर की समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी की देन है। यदि ये लोग रास्ते रोक के मारते पीटते नहीं तो ये समस्या नहीं होती। तो आज किसान यदि रात जगह कर रहे हैं, खेतों की रखवाली कर रहे हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदारी आम जनता मानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कारण से और योगी आदित्यनाथ के कारण से। आपकी जो गोबर नीति, अपने आपने वहाँ पर गोबर फर्टिलाइजर बना के जिस तरीके से लोग खरीदते हैं और गोबर लेके सरकार ही उनसे गोबर खरीदती है और खरीद के वो बना के, सर इस तरह का कुछ मैंने पढ़ा था। तो ये इस तरह के मॉडल को पूरे देश भर में आज राष्ट्रीय भाजपा लागू करने की कोशिश करी। इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? कैसे आपने इसका इनोवेशन किया कि गोबर है हमारे गांव में, छत्तीसगढ़ में लोग गाय रखते ही हैं, इसको सरकार ही उन्हीं के रेट पे खरीद के और वापस फर्टिलाइजर के लिए और इसके लिए यूज कर सके? उत्तर प्रदेश में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। छत्तीसगढ़ में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार, और वहाँ स्थिति है कि फसल की रखवाली करते परेशान हो गए थे किसान। तो बहुत सारे लोग खेती छोड़ रहे थे। दूसरी फसल तो लेते नहीं थे, पहली फसल ही बचाना मुश्किल हो गया था। खेती से लोग मतलब हट रहे थे, क्योंकि फसल लगा भी लें, पैसा खर्चा भी कर दें और उसके बाद फसल ना हो तो छुट्टे जानवर पूरा सफा चट कर दे तो फिर खेत घाटा कौन उठाएगा। तो इसलिए खेती करना छोड़ रहे थे। अब दूसरी बात जो है कि इस समस्या का निदान क्या है कि जो दुधारू जानवर है उसको घर में रख लिए, लेकिन जो दूध अनुत्पादक जो जानवर हैं, मवेशी है, उसको क्या करेंगे? तो छोड़ रहे थे, क्योंकि उसे चारा खिलाना, उसको पालना महंगा पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे साथियों के साथ हमने विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमको गोबर खरीदना चाहिए। गोबर तो चाहे वो दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, सभी जानवर को देना है, गोबर तो मिलेगा ही। और गोबर यदि खरीदना शुरू करेंगे तो लोग चारा भी खिलाएंगे उसको। बिना चारा खाए तो गोबर देने से रहा जानवर, तो गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। तीसरा यह है कि उससे हमारी फसलें बचेगी, क्योंकि उसको जानवर के पीछे पीछे घूमते थोड़ी रहेंगे लोग, उसको बिठा के खिलाएंगे। तो जो रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, खेत में जो चराई हो रहा है, उससे निजात मिलेगी। तो अब गोबर का करेंगे क्या? तो वर्मी कंपोस्ट पूरे हमने करीब 70-80 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग दिया वर्मी कंपोस्ट बनाने का, दिया बनाने का, गमला बनाने का, गो कास्ट बनाने का। और उससे हम अभी तक के करीब 63 लाख क्विंटल गोबर खरीद चुके हैं। उससे 14 लाख क्विंटल हम वर्मी कंपोस्ट बना चुके हैं। अब जब डीएपी की कमी आई तो हम सोसाइटियों के माध्यम से किसी को 2 रुपये किलो में गोबर खरीदे, 10 रुपये किलो में वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। जो लाभांश है वो महिला स्व सहायता समूह को और गौठान समितियों को जा रहा है। तो इससे रोजगार भी मिला। दूसरा, गोबर विक्रय से लोगों का आर्थिक स्थिति में मतलब सुधरी। मतलब जिसके पास डेयरी है तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, और जिसके पास कुछ कम जानवर है तो 10-20 हजार रुपए तो आराम से कमा लेते हैं। मतलब 3,000 से लेके 30,000 तक के कमा रहे हैं। जिसके पास कोई जानवर नहीं है और वो
सड़कों पे या गलियों पे ही या खेत खार में ही जा रहे हैं, वहाँ से गोबर इकट्ठा करके ला रहे हैं, वो भी 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 30,000 तक कमा रहे हैं। तो ये मतलब आय से, अर्थ से हमने जोड़ा इसको। केवल हम धर्म की बात नहीं करते, गौ हमारी मतलब लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी सद्भाव हो। आपने भाषण भी दिया है। हाँ, और तो इसपे भाजपा वाले लगा रहे तुष्टिकरण करते हो और आप लोग कहते हैं कि धर्म गौ माता जय क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन गौ माता सेवा कहाँ कर रहे हैं? ये लोग तो गौशाला खोल दिए हैं, गाय मर रही है और गौशाला चलाने अनुदान प्राप्त करके वो मोटे होते जा रहे हैं। तो इनके जो नीति वो इस प्रकार से है। हमारी नीति ये है, जो गौपालक है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो, गौ माता की सेवा हो। तो भाई जब पैसा मिलेगा तो उसका ध्यान भी रखेंगे लोग। तो जैसे घर में कमाऊ पूज जो हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, यदि कमाने वाले हो तो उसको अतिरिक्त सम्मान तो मिलता ही है। यदि अनुत्पादक, दूध अनुत्पादक मवेशी है, उससे भी कहीं यदि पैसा मिल रहा है, गोबर से पैसा मिल रहा है, उसका भी लोग ध्यान रखते हैं। सर, भाजपा के काल में गाय पतली कैसे हो रही है, पहले आप ये बताइए। क्योंकि चारा के लिए सरकार पैसे देती है और चारा उन मवेशियों को मिलता नहीं है, उसका रख रखाव नहीं होता और वही कीचड़ में पड़े हुए हैं, उसका इलाज भी नहीं हो रहा है, बीमार पड़ी हुई है, खाना मिल नहीं रहा है, तो उसके पसलियां उभर आई सामने और कमजोर होकर मरती जा रही हैं। और वो जो चारा का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको भी अनुदान दिया है गौशाला चलाने की जिम्मेदारी दे, वो पैसा टकार रहे हैं, मवेशी का गाय का पैसा वो टकार रहे हैं। सर, ये जो चुनाव है पूरा का पूरा अखिलेश वर्सेस योगी सरकार की हो गई है, ममता बनर्जी समर्थन देने आई हैं और आज रोड शो भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो राजनीति अब 7वें चरण में आई है, उसके पहले तो आई नहीं थी, अब आई हैं तो अब खेला हो भी कितना हो पाएगा, कितना कर लेगी ममता बनर्जी? थी कि नैतिक समर्थन ही है। तो पूर्वांचल में क्या बंगाल और ये सटा हुआ है इस वजह से? वैसे तो बहुत सारे एरिया यहाँ सटे हुए हैं, कितने में आएगी? बंगाली भी बहुत रहते हैं वाराणसी में। बंगाली पूरे देश में, बंगाली है, बिहारी है, पंजाबी है, ये पूरे देश और दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग बेहतर अवसर के लिए अपने स्थान छोड़े और आज से नहीं दशकों से चल रहा है। तो आपको हर जगह मिलेगा पंजाबी, बंगाली, बिहारी, सब। और अभी ममता बनर्जी के आने के इस पूरे घटना को कैसे देखें सर? लगातार 3 दिनों से आज रोड शो भी है उनका अखिलेश के साथ कंबाइंड। हाँ, लेकिन वो आक्रमण नहीं कर रही प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे आक्रमण नहीं कर रही। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है सर, और यही जब सवाल हमने सतीश मिश्रा जी से पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये सवाल कांग्रेसियों से क्यों नहीं पूछते, वो भी तो दिखाई नहीं पड़ रही। बहुत कम जगहों पर प्रियंका गांधी दिखाई पड़ती हैं, इवन राहुल गांधी भी। देखिए, 32 साल से हम सरकार में नहीं है और हम लगभग 0 पे आ गए थे, संगठन हमारा खत्म हो गया था, हमने संगठनिक ढांचा भी खड़ा किया और मुद्दे भी तराशे और मुद्दों को ले आए और इन पार्टियों को हमारे मुद्दों पे बात करने के लिए बाध्य होना पड़ा, हमारी सबसे बड़ी सफलता। लेकिन मायावती जी कितने बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आम जनता मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये वही लड़ रही है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचे। तो आप उस प्रकार से कैंडिडेट भी दिए और उस प्रकार से वो लड़ भी रहे। तो ये अगर जैसा कि आप बता रहे हैं पोस्ट अलायंस पे क्या बीजेपी सोचेगी मायावती के साथ? क्या वो है ही उनके साथ, उन्हीं के निशारे में बसपा चल रही है। आपका व्यक्तित्व इतना साधारण है, ये सवाल युवाओं की तरफ से भूपेश जी के लिए। आपका व्यक्तित्व बहुत साधारण है और लोग और साथ ही युवा आपको देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, मतलब वो आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। ये मुख्यमंत्री ऐसा है जो प्रोटोकॉल और ये बोलने का तरीका, लहजा, हिंदी, इंग्लिश कुछ नहीं, हम जैसा ही मुख्यमंत्री वैसा ही है। ये मतलब ये सब ये क्या मतलब, मुझको बताइए सर, मतलब ये इनबिल्ट है आप में? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपके अंदर यदि पद सर चढ़ गया तो आप सामान्य नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पद में आने के पहले भी आपको उसी स्थिति में रहना है और पद से जाने के बाद भी आपको उन्हीं सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
तो ये जो एक दौर जो बीच में जो समय मिला है वो आपकी भूमिका है, उस भूमिका को आपको निर्वहन करना है। तो उस पद को आपको दिमाग में चढ़ने नहीं देना। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं सोनिया जी से मिलने गया, आशीर्वाद देने गया, तो उन्होंने एक बात कही, भूपेश इस पद को दिमाग में चढ़ने में भर मत देना। एक लाइन उन्होंने जो बात कही है तो वो मैं हमेशा उसको गांठ बांध लिया। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पद का घमंड गुरूर नहीं होना चाहिए, सहज ही रहो, सरल, और जो भूमिका मिली है उसका निर्वहन करो। आपका एक चेहरा, मतलब जब हम लोगों ने देखा मीडिया में, एक वीडियो वायरल हुई थी सहदेव के साथ, जानू मेरी जानी, बचपन का प्यार वाला जो हमारा छोटा सा गायक था छत्तीसगढ़ से, उसके साथ आप दिखे, उसकी प्रतिभा को जैसे कि आप वो कर रहे हो कि आप देखिए हमारे यहाँ कितनी प्रतिभा है, और आप इतने मुस्कुराते हुए सहज एकदम उसके साथ खड़े थे। ये वाले मुख्यमंत्री कब कब दिखाई पड़ते हैं? देखिए, जो जैसा माहौल है उसमें रच बस रहा हूँ। वो बच्चा होर नक्सली क्षेत्र का रहने वाला, आदिवासी लड़का, और वो गाना गा रहा है बचपन का प्यार। बचपन भी वहाँ नहीं बोलते, चा की जगह सा बोलते हैं, बचपन बोलते हैं। तो वो जो उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका आत्मविश्वास है, और जिस सहजता से वो गा रहा था, और पूरे आत्मविश्वास से जब गा रहा था, तो लगा कि इस बच्चे में कितना आत्मविश्वास है और ये लड़का बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें संभावनाएं बहुत है। तो देख के मुझे अच्छा लग रहा था। मुख्यमंत्री को यदि अपने प्रदेश के कोई प्रतिभावान छात्र मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा। सर, मैं छत्तीसगढ़ गई थी, न्यू रायपुर का जो एरिया है, अभी भी वहाँ लोग कम दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये शहर तो बसा दिया, सड़कें बना दी, बिल्डिंग बना दी, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं की। मतलब अभी तक के मुख्यमंत्री निवास नहीं बना, राजभवन नहीं बना है, विधानसभा नहीं बना है, तो लोग जाएंगे क्या? अधिकारियों की बिल्डिंग नहीं बनी है, मंत्रियों की बिल्डिंग नहीं बनी, तो भाई आप नए राजधानी बना रहे हैं। पुराने रायपुर की आबादी बहुत है और ये लोड वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जो अतिरिक्त राजधानी होने के कारण से बाहर से जो लोग आते हैं वो ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो इसलिए आपने नया राजधानी बनाया। तो नया राजधानी में तब होगा ना जब हम मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल और सारे सचिव सब वहाँ रहना शुरू करेंगे, तब तो बाजार बसेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल खुलेगा, तब तो लोग रहना शुरू करेंगे। तो वो काम सबसे आखिरी के जो कि सबसे पहले करना था वो हुआ नहीं, और इस कारण से शहर बस नहीं पाया। अभी हमने जो निर्णय लिया है, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों का निवास पहले बनाना है, विधानसभा भी हमारा बनेगा, तो फिर उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे, पूरे कैंपेन में सर राहुल गांधी दिखाई नहीं पड़ रहे, पूरी मीडिया में चर्चा है। देखिए, राहुल जी गोवा गए, उत्तराखंड गए, पंजाब गए, यहाँ भी आए थे, बहुत कम जगहों पर देखने को मिले। प्रियंका जी यहाँ संभाल रही थी, बच्चा मणिपुर, मतलब 4 राज्यों में वो गए, प्रियंका जी यहाँ रही, और अभी पहले भी आए थे, आज अभी आ रहे हैं राहुल जी। सर, राहुल के नहीं दिखने पे जो विपक्ष के नेता होते हैं, अब सपा हो या फिर बीजेपी, उनका कहना है कि जब ये अंदरूनी ठीक नहीं है, देश को क्या चलाएंगे, इनको मुद्दे के तौर पे देखते हैं ये। देखिए, अंदरूनी रूप से जो गड़बड़ है वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं पड़ता, केशव मौर्य, आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो ये सब लोग एक दूसरे के निपटाने में लगे हुए हैं। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कौन कितना निपटाया। इतनी सहजता से इतना बोल्ड जितनी चीजें आप बोल देते हैं, कभी आपको लगा नहीं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है? नहीं, मुझे मालूम है कि ये बोलने के बाद मेरे यहाँ IT, ED जैसे छापा पड़ेंगे, क्योंकि झारखंड चुनाव में इसको परास्त किया था तो तुरंत बाद मेरे छापा पड़ा था। यहाँ भी यही संभावना है कि ये चुनाव होते होते मेरे यहाँ ये टीम पहुँच जाएगी छत्तीसगढ़ वहाँ। सर, युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए है कि आप देश के भविष्य हैं। ये देश में 65% आबादी युवाओं की है, ये युवा देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस नीति इस प्रकार से है कि आज युवा बोझ बन गए हैं। तो ये बोझ नहीं है, युवा हमारी ताकत है, और इस ताकत को हमको देश के नवनिर्माण में लगाना है। तो
सबसे ज़्यादा जरूरी है राजनीति बदलने की। राजनीति बदलेगी तो युवाओं का भविष्य तय होगा। राजीव गांधी जी कंप्यूटर साइंस लाए, आज पूरे दुनिया में हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट छा गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कहीं किसी देश में। तो इस प्रकार की कोई योजना लाने वाला हो जो धर्म और जाति में बांट के आपके वोट कबाड़ने का काम ना करे, बल्कि आपके भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए, तो आपको अपने अधिकार के प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, उसके हिसाब से निर्णय लेना होगा। तो ये थे खुलकर बोलने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, और हमारे साथ वो थे, उनके पास समय नहीं था, हमने बहुत मुश्किल से इनका समय लिया और उन्होंने समय दिया है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ इंडिया 24/7 पर हमारा बहुत बहुत आभार आपका, हमको समय दिया आपने और साथ ही युवाओं को संबोधित किया है। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी।